नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए रिकैप प्रोग्राम लेकर आए हैं और ये उन टॉपिकों पर को इसमें कवर किया जा रहा है जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जहाँ से रेलवे में ग्रुप डी में क्वेश्चन बनते ही हैं, उन टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। और इस सीरीज में अभी तक 14 वीडियो आ चुकी है जो 14 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों पर है। और यह आज हम 15वीं वीडियो देख रहे हैं। अगर आप लोग उन 14 वीडियो को नहीं देखे हैं तो समय निकाल के जरूर जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है उसकी अलग से, उस पे जाइए देख लीजिए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया हर वीडियो का, वहां से जाकर देख लीजिए। आज है 15वीं वीडियो और इसमें हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है संसद। संसद में हम आज देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पिछली बार भी 2022 में ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट मानता हूँ और एक नज़र हम लोग देख लेंगे तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो गलत नहीं होगा। रही बात मेरी, मैं हूँ इंद्रजीत। मैं अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पास किया हूँ, इसलिए सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, ये वादा रहा। बस आप लोग अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, हमें सपोर्ट करिए। चलिए फटाफट इस टॉपिक को खत्म करते हैं और जितना इस एग्जाम के लिए जरूरी है हम उतनी चीजें देखते चलेंगे। चलिए, संसद। सबसे पहली चीज संसद का अनुच्छेद है जिसमें संसद के बारे में बताया गया है, वो अनुच्छेद है 79 यानी 79। इसको याद रखना है। तो संसद क्या है भैया? संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर बनती है संसद। हम केवल लोकसभा राज्यसभा जानते हैं, राष्ट्रपति भूल जाते हैं और कई बार बड़े एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बने हैं। संसद का मतलब क्या है? तो उसमें राष्ट्रपति को लोग नहीं जोड़ते, जबकि राष्ट्रपति संसद का भाग है, उसके बिना संसद नहीं बनती। यानी राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा मिल के संसद बनती है। ठीक है। अब सबसे पहले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हम लोग देख चुके हैं, एक अलग से इसका वीडियो है, एक रिकैप में हम राष्ट्रपति को कवर किए हैं, तो इसलिए आप उस रिकैप को राष्ट्रपति वाले रिकैप को जाकर देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जो यहाँ से क्वेश्चन ना बने, इसलिए इसको देखना। और आज अभी हम लोकसभा राज्यसभा देखेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं लोकसभा। ठीक है। लोकसभा संबंधित अनुच्छेद याद रखिएगा, यही कई बार पूछता है। 81 यानी 81 में बताया गया लोकसभा होगी। इसमें टोटल सदस्य बताए गए हैं, टोटल सदस्य होंगे 550। इसमें विभिन्न राज्यों से 520 चुनकर आएंगे और 30 केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आएंगे। वर्तमान में भरे जाने वाले कुल पद हैं अपने 543। 550 कुल पद निर्धारित हैं उसमें 543 ही भरे जाते हैं, तो बचा 7। 7 क्यों नहीं भरा जाता? तो 7 हमारा पीओके जो है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पीओके है, यह अभी हमारे पास नहीं है, तो इसकी ये 7 सीटें शेष रह जाती हैं। अच्छा, ये पहले जो था ना, ये 550 नहीं 552 था टोटल। तो इसमें 2 कम कहाँ हो गए? यहाँ देखिए, ये 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में। इसमें इसके द्वारा जनवरी 2020 में वो एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन होता था, 2 एंग्लो इंडियन का, वह समाप्त कर दिया गया। इसलिए अब 550 ही सीटों पर हमारा टोटल सीट अभी निर्धारित है 552 की जगह 550 रह गई। ठीक है। और अभी पहले भरी जाती थी 545, लेकिन अब 543 ही भरी। यहाँ क्लियर है। अनुच्छेद 81 552 नहीं, अब 550, उसमें 543 भरी जाती है। 520 राज्यों से, 30 केंद्र शासित प्रदेशों से, 104वां संविधान संशोधन जो आंग्लों का मनोनयन को समाप्त करता है। ठीक, इतना फैक्ट है इसमें। लोकसभा
जिसको हाउस ऑफ द पीपुल कहा जाता है, लोगों का सभा। ठीक, इसका चुनाव अग्रता ही विजेता के तौर पर होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से। यानी अगर 10 लोग हैं, चुनाव लड़ रहे हैं किसी सीट पर, तो उसमें जो सबसे ज्यादा वोट ला देगा वो जीत जाएगा। इसको कहते हैं अग्रता ही विजेता। इस हिसाब से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। और इसके कई उपनाम है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। लोगों की सभा, प्रथम सदन, निम्न सदन, भावनाओं का सदन, अस्थायी सदन, ये सब उसके उपनाम है। याद रखिएगा, लोगों का सभा, प्रथम सदन इसको कहा जाता है, निम्न सदन इसे कहा जाता है, भावनाओं का सदन, अस्थायी सदन इसे कहा जाता है। रही बात चुनाव का, अच्छा प्रथम चुनाव कब हुआ था इसका, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ और फरवरी 1952 तक चला था प्रथम चुनाव, और अब तक 17 बार आम चुनाव हो चुके हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए चीजों को ध्यान रखना, 2-3 बार देखना है। एक भी क्वेश्चन गलत होगा तो हजारों लोग आपसे आके निकल जाएंगे, याद रखिएगा। तो कोई भी चीज को हल्के में नहीं लेना, बहुत मुश्किल से वैकेंसी आई है और इसको हमें जीतना है, अपनी एक सीट को पक्का करना है। जीवी मावलंकर साहब, जब भी सदन या लोकसभा या संसद की बात आती है तो जीवी मावलंकर साहब का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इनको लोकसभा और संसद का जनक कहा जाता है। पता है जब संविधान सभा की जब हमारी संविधान सभा बनी थी, वह दोहरी भूमिका निभाती थी। जब संविधान निर्माण का कार्य भी इसको करना होता था और संसद के रूप में भी कार्य करना होता था। तो जब संविधान निर्माण का कार्य होता था तो उस समय अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी करते थे, लेकिन जब संसद के रूप में हमारी संविधान सभा काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर साहब करते थे। इसलिए इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है और लोकसभा और संसद का जनक भी इन्हें कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये अच्छा, ये इसलिए भी याद रखना, ये प्रथम प्रोटेम स्पीकर हैं, प्रथम प्रोटेम स्पीकर और प्रथम अध्यक्ष भी हैं चुने जाने वाले, और यही हैं जिनको हटाने का भी प्रस्ताव आ गया था लोकसभा में, और यही हैं जो पद पे रहते हुए इनको मृत्यु प्राप्त हुई थी। कितने फैक्ट इनसे जुड़े हैं तो क्वेश्चन कहीं से बन सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। प्रथम लोकसभा में कितने लोग चुने गए, 489, 89। इसमें कांग्रेस का देखिए 364 सीट, पूरा सीट जीत गई लगभग। और यहाँ से नहीं बनेगा क्वेश्चन, बनता कहाँ से, यहाँ से भाकपा। क्वेश्चन बनता है कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन थी प्रथम लोकसभा में। या पहला चुनाव जो सदन का संसद का हुआ था, उसमें लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, तो भाकपा थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसको 16 सीट मिली थी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी चीज को हल्के में नहीं, यहाँ जो मटेरियल मैं दे रहा हूँ इससे बाहर भी नहीं आएगा। लोकसभा में बहुमत की सरकार बनती है, जिसका बहुमत हो जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी, जिस पार्टी की भी। अच्छा, अनुच्छेद 73(3) याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें लिखा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यहाँ यह नहीं लिखा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी या राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी या और कुछ, यह नहीं लिखा गया। सीधा लिखा गया है कि मंत्री परिषद जो सरकार है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। कितना महत्व लोकसभा का इससे। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यह बात किसमें लिखी है, तो 73(3) में। इसको रट लेना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें यह बात हुई कि मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या से 15% तक ही हो सकती है। यानी अगर 100 लोग आपके संसद में हैं, 100 लोगों की लोकसभा है, तो इसमें 15 ही मंत्री बन सकते हैं।
ऐसा क्यों हुआ और ये 2003 में क्यों हुआ? क्योंकि इस समय गठबंधन की राजनीति चल रही थी और लोगों को अपने दल में मिला के अपनी सरकार बनाने के लिए लालच दिया जाता था कि आ जाइए, हम आपको मंत्री पद दे देंगे। और मंत्री पद एक देने में भारत सरकार का कितना खजाना खर्च होता है, उसकी परवाह कोई नहीं करता, बस अपनी सत्ता सेकने की परवाह रहती है। इसलिए यह संशोधन बहुत उपयोगी था, और जो कि लिमिटेशन करता है मंत्रिपरिषद की संख्या पर। तब अब इस पे क्वेश्चन बनता है, कब ऐसा किया गया है 91वां संविधान संशोधन, और क्या है, कितना परसेंट हो सकती है? तो लोकसभा के 15%। ठीक। अच्छा, एक अनुच्छेद इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 118, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन करके क्वेश्चन बनते हैं। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन की बात करता है, कितनी बार क्वेश्चन बना है ये। और 118 108 आज कर क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहले आता है 108, जो कि संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। पहले ये आ रहा है ना, 108 पहले आएगा ना भैया। ये कहता है कि संयुक्त अधिवेशन होगा, कौन बुलाता है? तो उसको राष्ट्रपति बुलाएगा। और कब बुलाता है? जब कोई बिल एक सदन पास कर दे, मगर दूसरा सदन उसे पास करने से मना कर दे, या 6 महीने तक उस पर कोई प्रतिक्रिया न दे, तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। क्लियर है ना? सबसे पहले आएगा 108 और 118, दोनों में कंफ्यूजन होता है। मैं क्लियर करता हूँ, अभी 1 मिनट लगेगा। 108 पहले आता है, इसमें संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है, राष्ट्रपति बुलाता है, कारण क्या है देख लिए। 118, अब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा उसकी बात है। सबसे पहले तो संयुक्त अधिवेशन बैठेगा ना भाई, तब अध्यक्षता कौन करेगा इसका सवाल आएगा। तो 108 में सबसे पहले संयुक्त अधिवेशन की बात है, तो 118 में ये दूसरी बात हुई कि अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर यह ना हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, और अगर यह भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। यहाँ से क्वेश्चन बने। लोकसभा का अध्यक्ष वो नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, वो नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति। भूल के भी मत करिएगा सभापति, सभापति उसका उपराष्ट्रपति होता है भैया। तो वो यहाँ अध्यक्षता करने नहीं आएगा, राज्यसभा का उपसभापति करता है। ठीक है, क्लियर? बहुत सारे फैक्ट है, देख लीजिएगा, याद रहना चाहिए। अच्छा, धन विधेयक, या इसकी विशेषता है लोकसभा की, ये धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, और ऐसा लिखा है अनुच्छेद 109। 109 में कहा गया है कि धन विधेयक की पहल सिर्फ लोकसभा में हो सकती है, यह लोकसभा का विशेषाधिकार है। फिर अनुच्छेद 110, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर लोकसभा अध्यक्ष की बात आ गई, और यह निर्णय अंतिम होता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष बोल दिया कि यह विधेयक धन विधेयक है, तो उसको धन विधेयक ही माना जाएगा। अब उसे कहीं भी कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, उसको कोई भी न्यायालय में नहीं ले जा सकता कि नहीं ये गलत निर्णय है ना। जब लोकसभा अध्यक्ष बोल दिया कि अब विधेयक धन विधेयक है, तो वह फैसला अंतिम होता है। यह अनुच्छेद 110 में है, यानी इसके निर्धारण करने की शक्ति जो लोकसभा अध्यक्ष को दी गई है वह 110 में है। ठीक है, अनुच्छेद भी याद रखना, क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, एक और विशेषता देखिए, विशेषाधिकार, अनुच्छेद 352, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अब इसमें क्या है कि लोकसभा के अगर 1/10 सदस्य इसे समाप्त करने का प्रस्ताव ला दें और यह प्रस्ताव पास हो जाए, तो वहीं राष्ट्रीय आपातकाल रोक दिया जाए। केवल लोकसभा को यह शक्ति है कि लोकसभा के 1/10 सदस्य इसको प्रस्ताव राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव ला सकते हैं। और यह प्रस्ताव अगर बैठक चल रही है तो अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को दिया जाता है, और बैठक नहीं चल रही है तो इसको राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है। तो यह संसद, हमारे लोकसभा का विशेषाधिकार है कि इसके 1/10 सदस्य
इसको समाप्त करने का, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है। फिर सदस्यों की योग्यता, दो योग्यता लिखी, बाकी संसद पे छोड़ दिया गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो। बाकी शेष योग्यता संसद तय करेगी। ठीक है। पागल दिवालिया ना हो, ये सब चीजें जो है वो संसद ने तय किया है। संविधान में लिखा गया है कि भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु पूरी कर गई हो। और तीसरा, संसद ही तय करेगी कि लोकसभा क्या सदस्य चुनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। बराबर। इसके बाद कार्यकाल, इसका कार्यकाल कहने को 5 वर्ष होता है, और कहीं ऐसा दिया हो तो 5 वर्ष लगाते भी हैं, तो क्योंकि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये अस्थायी सदन है, इसलिए कभी भी इसको समाप्त किया जा सकता है, इसको भंग किया जा सकता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं। गणपूर्ति एक शब्द याद रखिएगा, 1/10 भाग। यानी जब तक लोकसभा या राज्यसभा को किसी की बात हो, उसमें उस सदन के 1/10 सदस्य नहीं शामिल होते, तो उस समय तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। मान लीजिए अगर हमारे लोकसभा में 550 लोग हैं, तो इसका 1/10 यानी 55 लोग, जब तक 55 लोग नहीं जुटेंगे तब तक लोकसभा की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। इसी को कहते हैं गणपूर्ति, और 1/10 याद रखना ये। ठीक है। चलिए आगे। राज्यसभा, राज्यसभा देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, यानी यह परिषद है राज्यों की, राज्यसभा इसको कहते हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है। राज्य की आवाज केंद्र में पहुंचती है, यह राज्यसभा के तौर पर ही जाती है, इसके माध्यम से जाती है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि हैं, इसलिए वो अपने हित को देखते हुए सरकार में भागीदारी करते हैं। यानी संसद सर्वे सर्वा है, उसमें राज्यों के भी प्रतिनिधि शामिल होते हैं, तो वह किस तरह से, वो राज्यसभा के माध्यम से, और ये राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें अनुच्छेद 80 याद रखना, राज्यसभा होगी ऐसी बात की गई है। लोकसभा के लिए कौन सा अनुच्छेद था, फटाक दे मुझे बताइए। लोकसभा के लिए था 81, और इसमें है 80। ठीक। अच्छा, इसमें कुल सदस्य कितने बताए गए अभी तक? 245, लेकिन चुनाव होता है 233 का। और 12 कहाँ गए भैया? तो 12 इधर देखिए, 83 अनुच्छेद को देखेंगे तो उसमें लिखा है 12 सदस्य मनोनीत होंगे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किस क्षेत्र से? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इस 4 क्षेत्र से। और यह राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है, यह मंत्री परिषद की सलाह पर चुनता है। उन 12 लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, लेकिन नाम होता है राष्ट्रपति द्वारा। और ये साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा इन क्षेत्रों से आते हैं। यहाँ भी ये चीजें याद रखनी है। चुनाव पद्धति इसकी एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति से होता है चुनाव। एकल संक्रमणी का मतलब होता है वरीयता के क्रम में स्थानांतरित हो जाती है, और अनुपातिक का मतलब होता है एक निश्चित कोटा होता है जिसको प्राप्त करना होता है, और जो निश्चित कोटा प्राप्त करता है वही जीतता है। अच्छा, राज्यसभा के लिए एक अनुसूची याद रखनी है, अनुसूची 4। अनुसूचियों पर हम एक अलग सा वीडियो बना दिए हैं, उसमें सभी अनुसूची कवर की गई हैं, उसको भी जाके देख लीजिएगा। यह अनुसूची 4 है, जिसमें बताया गया है किस राज्य की कितनी सीटें होंगी। यहाँ पे सभी राज्यों की समान सीटें नहीं हैं, इसलिए जनसंख्या के अनुसार, जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार सीटें दी गई हैं राज्यसभा की। इसलिए उन सीटों का जो किस राज्य की कितनी सीटें होंगी वो अनुसूची 4 में लिखा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं।
चलिए, राज्यसभा राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। राज्यसभा में जो लोग आते हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं, वो उनको चुनते हैं, तो वो राज्यसभा में आकर बैठते हैं, उसके सदस्य बनते हैं। यह अनुच्छेद 80 में लिखा गया है। ठीक है, इसका इनके चुनाव का जो फार्मूला होता है वो देख लीजिए। जैसे मतदाताओं की संख्या बटा जितने पद का चुनाव होना है प्लस 1, फिर सब में 1 जोड़ दिया जाता है। वो उन निश्चित कोटा निकालने का फार्मूला है। जैसे यहाँ समझ जाएंगे, 3 पद पे चुनाव होना है तथा 200 मतदाता हैं, तो 200 बटा 3 और 1 जोड़ना है। कितने पद पे हो रहा है? 3 पे, उसमें 1 जोड़ना है, फिर बाकी में सब में 1 जोड़ना है। तो 200 बटा 4 यहाँ हो जाएगा, भाग दोगे 50 और फिर ये प्लस 1 यानी 51। यही निश्चित कोटा होता है। यानी जो 51 वोट पा जाएगा वो निश्चित कोटा प्राप्त कर लेगा और वह जीत जाएगा। यह इसका फार्मूला है। ठीक है ना। अच्छा, राज्यसभा, इसका नाम पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। बहुत कम लोगों को ये पता है। राज्यसभा का पहले नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। यह 23 अगस्त 1954 को इसका नाम बदलकर राज्यसभा किया गया। यूपीएससी में एक बार इससे क्वेश्चन बने थे। ठीक है, याद रखिएगा। इसको अस्थायी सदन कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इनका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है, यानी एक साथ इसको भंग नहीं होता। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं, और इस तरह से यह इनका कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाता है और यह कभी भंग नहीं होती। इसलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। इसकी योग्यता योग्यता वही 2 ही चीज है। भारत का नागरिक होगा, आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, शेष योग्यता संसद तय करेगी। देखिए, उच्च सदन निम्न सदन में आप कंफ्यूज होते होंगे। उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं और निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। मैं इसको इस तरह से याद रखता हूँ क्योंकि राज्यसभा में जो सदस्य की आयु है वो कम से कम 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए और लोकसभा में जो है 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तो ज्यादा आयु राज्यसभा में मांगी गई है कि तभी आदमी परिपक्व होता है और इसके लायक होता है। यानी ये ज्यादा आयु जिसमें योग्यता में है वो उच्च सदन हो जाएगा और जिसमें कम आयु की योग्यता रखी गई वो निम्न सदन हो जाएगा। इस तरह से मुझे दोनों चीजें याद होती हैं। आप भी इसे याद कर सकते हैं। अच्छा, राज्यसभा का गठन जो सबसे पहले हुआ था वह 3 अप्रैल 1952 में हुआ था और इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। यह भी याद रखना है। राज्यसभा के कुछ विशेष प्रावधान होते हैं और वो यहीं से क्वेश्चन ये बनता है। राज्यसभा के जो कोई क्वेश्चन होते हैं इसी स्लाइड से बनते हैं। खैर, बड़े एग्जामों में कहीं भी बन सकता है, इसको याद रखना है। ये इनके विशेषाधिकार हैं राज्यसभा के। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हो जाते हैं। पदेन सभापति मतलब कि जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाता है वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति भी हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं पदेन। पदेन का मतलब कई लोग अभी जाने होंगे। पदेन मतलब कोई एक पद धारण करने के बाद उसको स्वतः ही दूसरा पद मिल जाता है, उसको कहते हैं पदेन। इसलिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी निर्णायक मत दे सकते हैं। यानी जब कहीं कोई प्रस्ताव पर राज्यसभा में बराबरी हो जाए, ये दोनों तरफ मान लो 50 वोट इधर 50 वोट इधर, पक्ष विपक्ष में बराबर हो जाए, तब उपराष्ट्रपति निर्णायक मत दे सकता है और वह जिस तरफ वोट देगा प्रस्ताव को उसी हिसाब से देखा जाएगा। अगर वह पक्ष में दिया तो प्रस्ताव जीत गया और नहीं विपक्ष में दिया तो प्रस्ताव हार गया। इसी कहते हैं निर्णायक मत। ठीक,
उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल सिर्फ राज्यसभा में हो सकती है या राज्यसभा का विशेषाधिकार हो गया, क्योंकि उपराष्ट्रपति को जब भी कभी हटाना है तो सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्ताव लाना होगा। अनुच्छेद 249 बहुत ही बार क्वेश्चन बना है इससे और लोग गलत भी करते हैं। अनुच्छेद 249 राज्यसभा की राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। यह राज्यसभा का विशेषाधिकार है कि वह राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके और उसको पास करके 2/3 बहुमत से उसको दे सकती है जब, और यह प्रस्ताव जो पास होता है यानी उस राज्य सूची के विषय पर अब नियम केंद्र बना सकता है। तो केंद्र को यह शक्ति मिल जाती है कि वह अब उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए और ऐसे कानून 1 वर्ष तक लागू होते हैं। यानी राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा चाहे तो शक्ति दे सकती है केंद्र को कि वह कानून बनाए। 249 याद रखिएगा। और 312 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन की पहल राज्यसभा में होती है और इसको भी 2/3 बहुमत से पास करना होता है। यानी अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है तो वह भी राज्यसभा में उसको उस प्रस्ताव को लाया जाएगा सबसे पहले और उसको 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा, तब कोई नई अखिल भारतीय सेवा का गठन हो सकता है। यह सब राज्यसभा के विशेषाधिकार हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए याद रखना है। एक नोट दे रहा हूं कि अनुच्छेद 352, 356, 360 देखकर याद आ गया होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। ठीक, तो जो 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, या 1 माह के भीतर संसद से अनुमति लेनी अनिवार्य है। 1 माह के भीतर संसद से अनुमति इस पे लेना होता है। बाकी ये जो ये बचे दोनों, इसमें 2 माह के अंदर संसद से अनुमति लेना होता है। इसको याद रखिए, क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 वाला है उसमें 1 माह में, बाकी जो 2 आपातकाल हैं उसमें 2 माह के अंदर अनुमति लेना होता है संसद का। आपके लिए 2 प्रश्न लेकर आया हूं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? और दूसरा प्रश्न है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और सभी को देना है। यहाँ से जब आप टाइप करते हैं ना तो दिमाग में बैठ जाता है चीज, फिर वो कभी एग्जाम में आपके कल आप पूछ ले लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति का नाम या उपराष्ट्रपति का नाम, तो आपको फिर गलती होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि यहाँ आप टाइप किए तो परमानेंट मेमोरी बन गई आपकी। मैं बताऊंगा कैसे याद रखता है हमारा दिमाग, उस पर क्लास आएगी। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पे डाल दी जाती है। अगर आप अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाइए, वहाँ सारी पीडीएफ डाल दी जाती है और सभी पीडीएफ को जुटा लीजिए, एक साथ रखिए, क्योंकि जब एग्जाम पास में होता है तो हम इतनी बड़ी बड़ी वीडियो नहीं देख सकते। अगर पीडीएफ है तो उसको 5 मिनट में रिवाइज कर लेंगे और सभी चीज़ें ताज़ा हो जाएंगी और एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, हम सही उत्तर करके आएंगे, माइनस मार्किंग में नहीं फंसेंगे। कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। बहुत इंतजार के बाद एक वैकेंसी आई है और हमें अपना 1 सीट लेना है। आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, उसमें थोड़ा सा समय निकाल कर इस सीरीज को भी देखते रहिए, क्योंकि यहाँ हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। यह रिकैप प्रोग्राम आपको रामबाण साबित हो सकता है। कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें आपके सामने रख देते हैं ताकि चीज़ें ताज़ा हो जाए, याद हो जाए। तो कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना होगा, ताकि जब भी कोई वीडियो पड़े तो आप पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो जाकर वीडियो देख लें। हम नए हैं दोस्तों, हमारा प्रयास नया है, हम मेहनत कर रहे हैं, हमें आपके सुझाव की ज़रूरत है। अपना सुझाव अवश्य दें, हम आपके सुझाव के अनुसार आगे बढ़ेंगे। और हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। हमें लगता है लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है हमारा प्रयास,
तो हमें और अच्छा करना है, और अच्छा मटेरियल देना है, हमें सिलेक्शन दिलवाना है। आप लोग इस वीडियो को देखें, तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।